मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट जो क्लास में बात की थी वो अध्याय संख्या 2 के संदर्भ में हम नर युग्मोद्भिद की संरचना व विकास के बारे में बात कर रहे थे। डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। क्लियर है? इसमें हमने सबसे पहले पूतंतु, योजी इनकी बात की थी। उसके बाद हम पराग कोश को लेकर चले थे। पराग कोश का हमने क्या काटा था? अनुप्रस्थ सेक्शन काटा था। और अनुप्रस्थ सेक्शन काटने पर हमने देखा कि किस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स जो देखने को मिली थी अपने को। कुछ इस प्रकार की संरचना थी जो हमने देखी थी। अब आगे की जो बात कर रहा हूं, इसमें सबसे जो बाहर की ओर जो परत थी उसको हमने बाह्य परत का नाम दिया था। और जो इसके अंदर की ओर की जो कोशिकाएं थी, इस प्रकार की कुछ कोशिकाओं की हमने बातें की थी, याद हो तो आपको लास्ट क्लास में। चार कोष्ठकीय, द्विपाली युक्त, एकल पाली युक्त, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। थोड़ा बहुत कुछ आपको पीछे वाला अगर याद है। एकल पाली युक्त किस में पाया जाती है, द्विपाली युक्त संरचना किस में पाई जाती है। ऐसी कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ये एक पराग कोश का सेक्शन है, उस सेक्शन की बात हम कर रहे हैं आपके साथ। कुछ हल्का सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने। इस प्रकार का न्यूक्लियस है जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। इसमें 4 चैम्बर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार की एक पराग कोश की स्ट्रक्चर है। ये तो आउटर स्ट्रक्चर है, लेयर कह दूँ मैं, और यहाँ पर इनर लेयर होती है। मैंने ये बताया था आपको कि होता क्या है कि जनरली अवस्था में तो ये इस प्रकार के इसमें दीर्घित ऊतक पाए जाते हैं जो इस प्रकार की श्रेणियों को दर्शाते हैं। लेकिन जब मैच्योर्ड फेस आती है, या मैं कह दूं परिपक्वन अवस्था आती है, उस अवस्था में जो आंतरिक सतह की, जो इसके नीचे की ओर यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनकी बात करता हूँ, जिन्हें अधस्थ कोशिकाएं या फिर अंतस्थ कोशिकाओं की श्रेणी में रखा गया है। उन कोशिकाओं का एक से अधिक जो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या होती है, सम्मिलित होती है या फिर समूह बनाती है। और ये सम्मिलित होकर अपने में से एक कोशिकाओं को क्या करती है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कर देती है, उसकी बड़ा कर देती है। इस कोशिका का नाम हमने अभी पढ़ा था पीछे ही, परपसु कोशिका, या इसको अपन कह सकते हैं आर्चीस्पोरियम, या मैं कह सकता हूं परपसुतक कोशिका। दोनों ही एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं हो। परपसु कोशिका या परपसुतक कोशिका। क्लियर है? अब होता क्या है, जो ये परपसु कोशिका थी, इस परपसु कोशिका में हुआ क्या था कि परिणति विभाजन हुआ। परिणति विभाजन जो होता है एज ए समसूत्री विभाजन होता है।
और परिणीति विभाजन हुआ तो कोई भी विभाजन अगर जब डेवलप होता है तो 2 सेल मिनिमम जो होती है वो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं कह दूं निर्माण होता है। तो इस सेल में जब परिणीति विभाजन होता है तो 2 प्रकार की सेल बनती है। मैंने पीछे भी बता दिया था, मैं अभी तक आगे यूनिट को डिटेल से शुरू नहीं कर रहा हूँ, केवल पीछे वाली बातों को रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ऊपर की ओर या मैं कह दूं बाहर की ओर जो कोशिका थी, तो इसको तो हमने नाम दिया था प्राथमिक भीतीय कोशिका। आप कहेंगे कि सर ऐसा कुछ नाम आप नया ही लिख रहे हैं, हो सकता मैंने पीछे वाली क्लास में ये लिखवाया हो आपको पराग भीतीय कोशिका, तो भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। इसके अलावा मैंने बाह्य परत का नाम भी लिया होगा या बाह्य कोशिका भी कहा होगा आपको। दूसरी है, ये है प्राथमिक बीजाणु कोशिका। हो सकता मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा होगा, या फिर कह दूं कि बीजाणु जन कोशिका भी, या फिर आंतरिक या अंतः कोशिका भी कहा होगा। क्लियर है? यहां तक की बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब आगे की बातें करूंगा मैं। हमने जो पढ़ी थी 2 प्रकार की कोशिका। फर्स्ट जो कोशिका थी वो क्या थी अपने पास कि प्राथमिक भीतीय कोशिका। फर्स्ट जो पढ़ी थी हमने वो क्या थी, प्राथमिक भीतीय कोशिका। और सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी आपकी, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। इन्हें अन्य किन किन नामों से पहचाना जाता है ये भी हमने बात की। अगर इनकी प्रकृति की बात करें तो दोनों ही क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी मैं कह सकता हूं कि 2x प्रवृत्ति की होती है। यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे समझ है। अब हम जो बात करेंगे वो हमेशा अपना एक पढ़ने का ये ट्रेंड रहता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। कई बार ऐसा भी ट्रेंड आता है जिसे नीचे से ऊपर की ओर भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक भीतीय कोशिका। ठीक है, ये सारी बातें एक चैम्बर की, मान लीजिएगा ये एक चैम्बर है, इसके अंदर से अब शुरू करेंगे अपन। ये जो इतना सा काट है इसकी बात अब शुरू करूँगा मैं। होता क्या, प्रत्येक में होता है ऐसा, जैसा मैंने अभी तक परशु कोशिका एक यहाँ पे भी बनेगी, एक यहाँ पे भी बनेगी, एक यहाँ पे भी बनेगी और एक यहाँ पे भी बनेगी। प्रत्येक चैम्बर में क्या बनती है, एक परशु कोशिका बनती है। उसमें क्या होता है, परिणीति विभाजन होता है। परिणीति विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है भाई, 2 सेल होती है, एक तो प्राथमिक भीतीय कोशिका होती है, दूसरी क्या करती है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका होती है। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक भीतीय कोशिका की बात कर रहे हैं। और प्राथमिक भीतीय कोशिका, हेडिंग लगा दी होगी आपने, लगा लीजिएगा प्राथमिक भीतीय कोशिका, हेडिंग लगा ली होगी आपने, प्राथमिक भीतीय कोशिका। प्राथमिक भीतीय कोशिका।
ये अपनी हेडिंग है। अब देखो प्राथमिक भित्तीय कोशिका की बात करूं तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका 4 परतों से मिलकर बनी होती है या 4 भागों में विभक्त होती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं की, और प्राथमिक भित्तीय कोशिका है जो परागकोश की क्या करती है, भित्ति का निर्माण करती है। भित्ति का मतलब बाह्य भित्ति का, आंतरिक भित्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि परागकोश की जो भित्ति होती है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है या फिर कौन कौन सी परत होती है। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 4 परतें पाई जाती है या 4 भाग पाए जाते हैं। तो अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पराग भित्ति में 4 भाग पाए जाते हैं। पूछ ले अपने से 4 भाग कौन कौन से हैं, तो अपन बता सकते हैं फर्स्ट भाग जो होता है वो होता है बाह्य भित्ति। क्या होता है, बाह्य भित्ति। सेकंड भाग जो होता है वो होता है अंतःस्थीमियम, अंतस्थ और थर्ड जो भाग होता है वो होती है मध्य स्तर, और फोर्थ जो स्तर होता है वो होता है टेपिटम। और इस टेपिटम के नीचे क्या पाया जाता है, ये जो हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था वो क्या था अपना, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। क्लियर है ना। बात हम किसकी कर रहे थे, पशु कोशिका या प्रसूतक कोशिका की बात कर रहे थे। प्रसूतक कोशिका परिणति विभाजन से क्या करती है, 2 कोशिका में विभक्त होती है। ऊपर वाली क्या कहलाती थी आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नीचे वाली क्या थी प्राथमिक बीजाणु कोशिका। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका की कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाली कोशिकाओं की। ऊपर वाली कोशिका में कितनी परतें निर्मित होती है, 4 परतें निर्मित होती है। फर्स्ट कौन सी है, बाह्य भित्ति है। सेकंड कौन सी है, अंतःस्थीमियम है। थर्ड कौन सी है, मध्य स्तर है। और फोर्थ कौन सी आपकी टेपिटम है। अब हम बात करेंगे, और इस टेपिटम के ठीक नीचे कौन सी कोशिका होगी आपकी, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। क्लियर है। तो अपन शुरुआत करते हैं बाह्य भित्तीय, शुरुआत करते हैं बाह्य भित्तीय हेडिंग क्या रहेगी आपकी, बाह्य भित्ति। हेडिंग क्या रहेगी अपनी, बाह्य भित्ति रहेगी। क्या रहेगी, बाह्य भित्ति। इंग्लिश में अगर इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जड़ में बाह्य भित्ति को अपने एपिब्लिमा कहते हैं। पता होगा आपको, हमने जब जड़ और इसकी बात की थी उस समय हमने आपको साझा करवाया भी था। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बाह्य भित्ति की। तो ये क्या होती है, एक स्तरीय होती है। क्या होती है, एक स्तरीय, यानी केवल एक लेयर में पाई जाती है। कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, यानी एक परत के रूप में होती है। और एकल कोशिकीय होती है। कैसी होती है,
एकल कोशिकीय होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बाह्य भित्ति की बात कर रहा हूँ। बाह्य भित्ति किसकी? पराग कोश की इस भित्ति की बात कर रहा हूँ, जो क्या होती है? एक स्तरीय होती है और एकल कोशिकीय होगी। क्लियर है? इसमें बात करूं तो केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तरल जीवद्रव्य पाया जाता है। ये सारे के सारे इसके फीचर थे, विशेषताएं थी। एक स्तरीय परत होती है, एकल कोशिकीय होती है, केंद्रक उपस्थित होता है और तरल इनमें क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। अब आपको इसके कार्य या फंक्शन की बात करें तो कार्य होता है कि बाह्य आघात से सुरक्षा करना। तो बात यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं होता है। बाह्य आघात से सुरक्षा करना, अब किसकी सुरक्षा करेगा? तो बाह्य आघात से जो अंदर की ओर पराग कण निकलेगा, पराग कण जो निर्मित हो रहा है उसकी क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो आपको समझ में आ गई होगी। बाह्य भित्ति की बात कर रहा हूँ, एक स्तरीय होती है, एकल कोशिकीय होती है, केंद्रक उसमें उपस्थित होता है और जीवद्रव्य जो होता है वो तरल प्रवृत्ति का पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ से सबसे बाहर वाली परत की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी। हम दूसरी बात को करते हैं शुरू। जो आपकी दूसरी परत है, अंत्यस्तिमियम। अंत्यस्तिमियम, अंत्यस्तिमियम की बात करूं तो ये क्या होती है कि जो बाह्य त्वचा होती है उसके बीच बीच में उपस्थित होती है। बाह्य त्वचा के उपस्थिति पूछ ले तो बाह्य त्वचा के बीच बीच में, बीच बीच में उपस्थित। क्लियर है? कहाँ कहाँ पर उपस्थित होती है भाई? अंतस्तिमियम जो परत है वो क्या होती है? बाह्य त्वचा के बीच बीच में उपस्थित होती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर बात करूं मैं आपके साथ अंत्यस्तिमियम की, तो अगला पॉइंट बनता है आपका ये, इसका जो कार्य होता है, फंक्शन की अगर बात कर लूं तो इसका कार्य जब पराग कोश विस्फुटित होते हैं, या फिर मैं कह दूं पराग कणों का विस्फुटन होता है, या फिर मैं इसके लक्षण बात कर लेता हूं, क्या क्या लक्षण है इसके। तो ये आर्द्रताग्राही परत होती है, एकल स्तरीय होती है, एकल स्तरीय तरल जीवद्रव्य आर्द्रताग्राही ये सारे इसके लक्षण होते हैं। कार्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका जो मोटा मोटा कार्य होता है, जब पराग कण होते हैं, पराग कण, पराग कण परिपक्वन अवस्था को धारण करते हैं, धारण करते हैं, उस समय इस परत में
नमी की कमी के कारण, नमी की कमी के कारण, नमी की कमी के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है और अपने साथ साथ बाह्य त्वचा में विकृति या छिद्र को बनाती है और इस छिद्र के द्वारा परिपक्व जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, परागकोश से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। होता क्या है कि इसमें बाह्य त्वचा थी, उस बाह्य त्वचा के ये बीच बीच में क्या होता है, दशा होता है। बाह्य त्वचा दीर्घित होती है, थोड़ा विशेष ध्यान देना, विभाजोत्तकीय भी होती है, वो मैंने लिखवाया भी है, कई बार समझाया भी है, लेकिन फिर भी अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि रही है तो फिर इस बात को नोट किया जाए। अंतःस्थिमियम की बात कर रहा हूँ मैं। बाह्य त्वचा के बीच बीच में ये पाई जाती है, एकल स्तरीय परत होती है, तरल जीवद्रव्य युक्त इसमें कोशिका होती है, एकल कोशिकाएं होती है और आर्द्रता के प्रति जो होती है वो सुग्राही होती है। जब भी इसमें आर्द्रता में कमी आती है उस अवस्था में ये अपनी कोशिकाओं में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या दाब बनता है और वो अपनी अवस्था से टूट जाती है। टूटने के साथ साथ वो किसको तोड़ती है, बाह्य त्वचा को भी तोड़ती है और बाह्य त्वचा की अनुपस्थिति या फिर टूटने या छिद्र निर्मित होने के कारण जो अंदर की ओर बाह्य त्वचा अंतःस्थिमियम के अंदर की ओर क्या पाई जाएगी भाई, मध्य स्तर है। मध्य स्तर के अंदर की ओर क्या होगा, टेपिटम होगा और टेपिटम के अंदर की ओर क्या होगा, बीजाणुजन होगा और बीजाणुजन के अंदर से वो क्या बनेगा, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का मतलब मैं कह सकता हूँ क्या बनेगा, पराग कण बनेगा और पराग कण क्या होगा, जब भी ऊपर की ओर आएगा इस छिद्र से होते हुए क्या निकल जाएगा, बाहर वातावरण में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, प्रस्फुटन। प्रस्फुटन का मतलब होता है फूटना। परिपक्व होता है तब कभी कोई फल अपने आप जो स्फुटित होता है या फूटता है, इसे प्रस्फुटन कहा जाता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अंतःस्थिमियम क्या होती है, बाह्य त्वचा के बीच बीच में धसी रहती है, एकल स्तरीय परत होती है, तरल जीव द्रव्य पाया जाता है इसमें और इसमें साथ ही साथ क्या कह सकता हूँ मैं, आर्द्रता ग्राही होती है। जब इसमें आर्द्रता में कमी रहती है तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होता है तो साथ उसमें बाह्य त्वचा और इस कोशिका के बीच में क्या आता है, विकृतीकरण आता है और विकृतीकरण आने से किसी पोर या छिद्र का निर्माण होता है और उस छिद्र के माध्यम से जब परिपक्व परागकण बाहर की ओर निकलता है और ये प्रक्रिया जब बाहर निकल जाता है तो ये परागकणों का प्रस्फुटन या स्फुटन कहलाता है। ये तो बातें की थी हमने दो परतों की। अब तीसरी जो परत आती है वो परत आती है आपकी, जिसका क्या नाम है भाई, तीसरी परत है उसका नाम है मध्य स्तर। क्या नाम है, मध्य स्तर, मैं कह सकता हूँ मिडल स्टेज। अंतःस्थिमियम के ठीक नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं अपन। सबसे ऊपर क्या होती है, बाह्य त्वचा, उसके नीचे अंतःस्थिमियम और उसके ठीक नीचे कौन सा है भाई, मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है वो 2 से 3 परतों युक्त होता है, यानी 2 से 3 लेयर में पाया जाता है। थोड़ा विशेष ध्यान दें इसको। अभी तक हमने केवल एक लेयर की बात की, लेकिन ये क्या होता है भाई, 2 से 3 परतों युक्त होता है। क्लियर है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार की कुछ होती हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं की जो आधारीय संरचना यानी नीचे वाली जो भाग है, इस आधारीय संरचना पर अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। और इस अल्फा सेल्यूलोज के कारण ये क्या होती है,
ये परत क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, स्पर्श रेखीय क्रम में क्या हो जाती है, ये मजबूती को दर्शाती है। तो अपनी अगला पॉइंट बन सकता है। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो देखो 2 से 3 प्रत्युक्त होता है। जीवद्रव्य जो होता है वो संगन प्रवृत्ति का होता है, संगन या फिर गाढ़ा होता है। कोशिकाएं डंबलाकार होती है, और इनकी आधारीय भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। आधारीय भित्ति पर क्या पाया जाता है भाई, अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। क्लियर है। और अल्फा सेल्यूलोज जब होता है तो इस अल्फा सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण इसका जो आकार या शेप जो बनता है वो कैपिटल यू आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, कैपिटल यू आकार का। और ये सारी कोशिकाएं जो आपस में होती है वो स्पर्श रेखीय क्रम में संयोजित रहती है, एक दूसरे से स्पर्श करी हुई। जैसे ऐसे मैं कह सकता हूँ ये कोशिकाएं ये इस प्रकार से होती है, आपस एक दूसरे से ये इस प्रकार से स्पर्श करती हुई रेखा के रूप में, इस प्रकार से कोशिकाओं की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर क्या जम जाता है भाई, अल्फा सेल्यूलोज जम जाता है। और जम जाने के कारण क्या हो सकता है, ये मोटी दीर्घित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये फैल भी जाती है और मोटी हो जाती है। और ये क्रम जो इनका जुड़ने का है वो क्या है, स्पर्श रेखीय क्रम में जुड़ी होती है। आंतरिक रूप से क्या होती है, ये स्पर्श रेखीय क्रम में जुड़ी होती है। ये बात थी अपनी मध्य जनन स्तर की। और इससे आगे की जो बात आती है वो तीसरा प्रकार है। और तीसरी कौन सी है भाई, आपकी पोष स्तर या पोषुतक कह सकते हैं अपन, पोषुतक, या फिर मैं कह दूं पोष स्तर, या फिर इसका नाम जो आपने अभी पढ़ा था टेपिटम। इसकी चौथे स्तर की बात करूंगा। अगली हेडिंग लगा दीजिएगा 4 नंबर पर, पोष स्तर। हेडिंग लगा दीजिएगा पोष स्तर। पोषुतक भी कह सकते हैं, पोष स्तर भी कह सकते हैं, और टेपिटम भी कहते हैं। जनरल नाम जो है वो टेपिटम हमने पढ़ा है। क्लियर है। अब टेपिटम की बात करूं तो ये क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका के बाह्य भाग पर या बाह्य परत पर एक स्तरीय परत होती है। क्या होती है भाई, प्राथमिक बीजाणु कोशिका, जो अभी हम पढ़ेंगे। याद होगा आपको परपसु कोशिका के 2 भाग थे, जिसमें से एक तो क्या थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी, और दूसरा प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले बाह्य भित्ति थी, उसके बाद में अंतस्तिमियम था। फिर हमने बात किसकी की थी भाई, मध्य स्तर की थी। और तीसरा या चौथा जो भाग रहता है अपना वो क्या है, टेपिटम है। टेपिटम क्या है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका है, जो क्या प्राथमिक बीजाणु कोशिका के बाहर की ओर, मान लीजिएगा ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका और इसके यहाँ पर जो कोशिका होती है ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका है। इसके बाद ये क्या होती है भाई, टेपिटम होती है। और यहाँ पर 2 से 3 लेयर में क्या पाई जाती है, मध्य स्तर होता है। और उसके बाद बाहर की ओर क्या होता है, अंतस्तिमियम, और अंतस्तिमियम के बाहर की ओर क्या होता है, बाह्य स्तिमियम। ये बाह्य स्तिमियम, ये बाह्य स्तिमियम है। ये जो बाहर वाला भाग है वो भाग ये है। इस बाहर वाले भाग के ठीक नीचे, यानी इस वाला भाग की बात कर रहा हूँ, वो कौन सा है, अंतस्तिमियम है। अंतस्तिमियम के नीचे 2 या 3 परतों के रूप में क्या पाया जाता है, मध्य स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मध्य स्तर। मध्य स्तर में किसका जमाव होता है, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होने के कारण ये मोटा और दीर्घित तो कड़ा रूप दिखाई देता है आपको। फिर बात आती है
टेपिटम क्या होती है? प्राथमिक बीजाणु कोशिका के बाहर वाली परत होती है। कितने स्तरीय होती है? एक स्तरीय होती है। काम पूछ ले इसका तो अपन लिख सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणु कोशिका को पोषण प्रदान करना। काम कोई पूछ ले आपसे तो आप लिख सकते हैं कार्य अगर कोई आपसे पूछ ले तो प्राथमिक बीजाणु कोशिका को पोषण प्रदान करना। देखो नाम ही सब कुछ बता देता है। पोषूतक, पोष प्लस उत्तक, जो पोषण प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? पोषूतक। और वो कौन सी है भाई? टेपिटम है। कौन सी है? टेपिटम। अब देखो टेपिटम भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो ग्रंथिल टेपिटम और दूसरी होती है स्रावी टेपिटम। टेपिटम के प्रकार भी अगर प्लांटों के आधार पर इसको देखा जाता है तो अपन लिख सकते हैं टेपिटम के प्रकार। टेपिटम के प्रकार। टेपिटम की बात करूं तो टेपिटम कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है, पहला प्रकार मैं कह सकता हूं कि ग्रंथिल टेपिटम। कौन सी होती है? ग्रंथिल टेपिटम। और दूसरी होती है जो वो होती है स्रावी। स्रावी टेपिटम। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रंथिल टेपिटम को लेकर। दो को अपन देख लेते हैं आज, ग्रंथिल टेपिटम और स्रावी टेपिटम को। हेडिंग लगा दीजिएगा ग्रंथिल टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम है जो क्या करती है भाई? परागकण कह दूं या फिर कह दूं लघु बीजाणु, दोनों एक ही चीज है। परागकण या लघु बीजाणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। यह फंक्शन किसका होता है भाई? ग्रंथिल टेपिटम का। क्लियर है? दूसरी जो बात होती है वो आपकी स्रावी, सॉरी एक थोड़ा सा हम गलत कर बैठे हैं। यहाँ पर ग्रंथिल और स्रावी एक ही बात होती है। अमीबीय टेपिटम होता है। दो प्रकार जो हमने पढ़े हैं वो एक तो अमीबीय होता है और दूसरा कौन सा होता है? ग्रंथिल या स्रावी। हम बात किसकी कर रहे हैं? पहले प्रकार की अमीबीय की कर रहे हैं। और अमीबीय टेपिटम जो होता है वो परागकण या लघु बीजाणु को क्या करता है भाई? पोषण प्रदान करता है। जबकि दूसरी जो बात है अपनी ग्रंथिल या स्रावी, एक ही चीज है दोनों। अगर कोई करेक्शन है तो उसको सही कर लेना थोड़ा। ग्रंथिल या स्रावी की बात करूं तो ये क्या करती है? अपने में से स्राव करती है। क्या करती है? स्राव। हम बात किसकी कर रहे हैं? टेपिटम की कर रहे हैं। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो ग्रंथिल होती है और दूसरी क्या होती है? स्राव, सॉरी एक अमीबीय होती है और दूसरी क्या? ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम होती है। अमीबीय की बात करूं तो अमीबीय टेपिटम क्या करती है भाई? परागकण या लघु बीजाणु को क्या करती है? परागकण या लघु बीजाणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। जबकि मैं बात करूं दूसरी टेपिटम की तो ये क्या करती है? परागकणों के विकास में सहायक होती है। मैं कह दूं परागकणों के विकास में सहायक होती है। परागकणों के
विकास में सहायक होती है। अब आप पूछेंगे ये विकास में कैसे सहायक है, तो होता क्या है, ये तो पोषण प्रदान करती है, लेकिन ये क्या करती है, पराग कणों की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, या फिर मैं कह दूं बाह्य भित्ति जो होती है, उस बाह्य भित्ति का ये क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, बाह्य भित्ति का निर्माण करती है। पराग कणों के विकास में सहायक होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि बाह्य भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। बाह्य भित्ति के निर्माण में अगर बात करूं तो इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की गोलाकार संरचनाएं निर्मित की जाती है। इनके द्वारा क्या की जाती है, बाह्य भित्ति पर एक गोलाकार संरचना निर्मित की जाती है। उस गोलाकार संरचना को प्रो यूबिस काय कह दूं मैं, या उबिस काय, प्रो यूबिस काय, ये क्या करती है, बाह्य भित्ति के निर्माण के लिए क्या करती है, प्रो यूबिस काय का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, परागकण में बाह्य भित्ति में क्या करती है, प्रो यूबिस काय का निर्माण करती है। और ये प्रो यूबिस काय एक वश्य प्रकार की क्या है, गोलाकार संरचना है। क्या है, गोलाकार संरचना है। बात किसकी कर रहा हूं मैं, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम की। परागकणों के विकास में सहायक है। कैसे सहायक है कि बाह्य भित्ति का निर्माण करती है, और ये बाह्य भित्ति में क्या होती है, कुछ वसा या फेट जम जाती है, और ये फेट जमकर कुछ विशेष प्रकार की गोलाकार संरचनाएं बनाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय। इन प्रोयूबिस काय में क्या होता है भाई, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नामक एक केमिकल, या फिर मैं कह दूं एक रसायन, या फिर मैं कह दूं एक पदार्थ, इसका क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। जमाव होने के कारण जो भाग होता है, गाढ़ा जो भाग होता है, उसे यूबिस काय कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, यूबिस काय। देखो नाम ही बताता, प्रो का मतलब यूबिस काय के निर्माण से पहले की जो अवस्था है वो प्रो यूबिस काय है, और प्रो यूबिस काय किस में बदल जाता है, यूबिस काय में। किसके कारण बदलता है कि उसमें क्या जमने लगता है, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जमने लगता है, इस कारण वो किस में बदल जाता है भाई, यूबिस काय में बदल जाता है। और ये यूबिस काय है जो क्या करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है। यूबिस काय क्या करता है भाई, बाह्य चोल का या बाह्य भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम बात किसको लेकर चल रहे थे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका को लिया था। प्राथमिक भित्तीय कोशिका की 4 परतें थी। पहली परत जो थी आपकी बाह्य त्वचा थी, या फिर बाह्य परत कह दूं मैं। दूसरी जो थी वो अंतःस्तिमियम थी। तीसरी जो बात की थी मैंने मध्य स्तर की थी। चौथी जो बात की थी मैंने वो की थी आपके साथ टेपिटम या पोसू तक की। टेपिटम की बात करूं तो टेपिटम 2 प्रकार की थी आपके। फर्स्ट करेक्शन था तो क्लियर कर लेना, अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम था वो क्या करता है, पराग कणों को या फिर लघु बीजाणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ध्यान दे। लेकिन ग्रंथिल या स्रावी दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या करती है, पराग कणों के विकास में सहायक होती है। और विकास में सहायक किस प्रकार होती है कि ये पराग कणों की जो बाह्य भित्ति होती है उसका क्या करती है, निर्माण करती है। ये पराग कण की कह रहा हूँ, ना कि पराग कोश की। क्लियर है। और फिर बात आती है कि ये बाह्य भित्ति में क्या होता है, कुछ फैट जम जाता है या वसा जम जाता है, और वसा जमकर कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर्स बनाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय कहते हैं। और ये प्रोयूबिस काय में क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन नामक एक रसायन होता है, या फिर मैं कह दूं पदार्थ जम जाने के कारण ये किसका निर्माण कर लेती है भाई, यूबिस काय का। और ये यूबिस काय क्या करता है कि परागकण के बाह्य भित्ति का निर्माण करता है। ये बातें थी आपकी प्राथमिक बीजाणु या प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं को लेकर। आगे की जो क्लास में अपन बात करेंगे प्राथमिक बीजाणु कोशिका की, जो आपको याद होगा परपसु कोशिका का दूसरा प्रकार था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।